बापू दिहाड़ी मजदूर था। जब कभी वह कुछ लेट हो जाए तो काम से निकाले जाने की धौंस धमकियां पुष्पा को मिलने लगती। बापू दिहाड़ी मजदूर था। मशीनों की तरह लगातार काम करने वाला पुष्पा के बापू का वजूद उसे उन लंबी लंबी इमारतों से भी बड़ा दिखता था जिनके साए में वह मजदूरी किया करता था। ठेकेदार से 12 महीनों काम मिल सके, इसके लिए उसकी कितनी खुशामद करनी पड़ती थी बापू को। कमीशन के तौर पर कभी कभी शाम को उसे घर बुलाकर कुछ खिलाओ पिलाओ, वो अलग। उधर धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज और अब कॉलेज के बाद सीधे पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया था पुष्पा ने। पास होने की खबर मिलते ही वह दौड़ी दौड़ी पास वाली कॉलोनी जा पहुंची। वह यह खुशखबरी अपनी आई को सुनाने। आई की जुबान पर ही उसे अब तक बापू से आगे पढ़ने की इजाज़त मिलती रहती थी। आई की जुबान पर शादी कब की कर दी होती यदि आई उसका सपोर्ट नहीं करती पुष्पा का। उसके बापू ने अब तक शादी कर दी होती पुष्पा की यदि आई का सपोर्ट नहीं मिलता। 2-3 मकानों में ढूंढने पूछने के बाद उसकी आई एक मकान में पोंछा लगाते उसे मिल गई। हाँफते चिल्लाते उस मकान में घुसते हुए उसने मारे खुशी के अपने आई को अपनी बाहों में खींच लिया। आई ओ आई, अरे पगली बता तो सही आखिर बात क्या है। उसकी आई ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए चिल्लाकर पूछा। हा 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 हा। वो झूमते हुए अब भी लगातार हंसे जा रही थी और इसी धमा चौकड़ी में वहाँ पास ही में फर्श पर रखी पोंछे की बाल्टी जोर से लुढ़क गई। शोर सुनकर ऊपर से मालकिन बहुत ऊंचाई पर उड़ रही किसी फुर्तीली चील की तरह तेजी से नीचे आ पहुंची। मालकिन का गुस्से से लाल चेहरा देखकर दोनों माँ बेटी एकदम से सकपकाकर खामोश हो गईं, जैसे किसी कड़क मिजाज कमांडर का सावधान होने का आदेश सुनकर फौजी एकदम सतर खड़े हो जाते हैं। क्या है रमाबाई, क्यों ये शोर मचा रखा है और ये लड़की कौन है? मालकिन ने सीढ़ियों से उतरते उतरते सवालों की झड़ी लगा दी। कुछ नहीं मालकिन, वो बस ऐसे ही, ये मेरी लड़की है पुष्पा। और हमने आज पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है मैडम जी, बस यही बताने हम यहाँ चले आए, पुष्पा ने चहकते हुए जवाब दे दिया। अरे तो इसमें खास क्या है, वो तो सब पास कर लेते हैं, एंट्रेंस और पीएचडी तो हमने भी की है अपने ज़माने में। मालकिन को चितराते हुए बोली। की होगी मैडम जी, लेकिन आपकी और आज की पीएचडी में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है मैडम जी, पुष्पा ने अपने पक्ष में मजबूत जवाब दिया। क्यों, ऐसी क्या बात है आज की पीएचडी में? पहली बात तो ये है कि आपके ज़माने में ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता ही नहीं था, न कोई काउंसलिंग का चक्कर था। ऊपर से ये 6 महीने वाले किसी कोर्स वर्क का झंझट भी आप लोगों को नहीं झेलना पड़ता था जो हमें पूरा करना होगा। तो क्या हमने कोई मेहनत की ही नहीं अपनी पीएचडी में? काहे की मेहनत मैडम जी? अपनी पसंद का, परिचित का, सेटिंग का, या कोई रिश्तेदार, प्रोफेसर, गाइड पकड़ लिया होगा आपने, और क्या? तू कहना क्या चाहती है लड़की, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? गाइड तो गाइड होता है, चाहे पसंद को हो या नहीं, मालकिन ने अपना बचाव करते हुए जवाब दिया। वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन पसंद वाले परिचित गाइड और तटस्थ अजनबी गाइड के अंतर में। वो तो ठीक है मैडम जी, पुष्पा बोली। वो तो ठीक है मैडम जी,
लेकिन पसंद वाले परिचित गाइड और तटस्थ अजनबी गाइड के अंडर में पीएचडी करने में अंतर तो आ ही जाता है। किसी रिश्तेदार प्रोफेसर को गाइड बनाने से कुछ तो फायदा जरूर मिला होगा आपको, जबकि वही लाभ अब हमें नहीं मिलेगा। हालांकि जो मेहनती रहे होंगे उन्होंने तो मेहनत की ही होगी अपने पीएचडी टॉपिक के लिए। अरे तभी तो ये बदलाव हुए हैं नियमों में। कैसे बदलाव? अब हमें अपनी पसंद का नहीं, यूनिवर्सिटी की पसंद का गाइड मिलेगा, जो बिना किसी भाई भतीजावाद के निष्पक्ष रूप से मार्गदर्शन देगा। उसे हमें डांटने तक का पूरा अधिकार रहेगा, जबकि पसंद का रिश्तेदार गाइड तो घर बैठे बिठाए ही आपकी पूरी पीएचडी करा देता होगा, जिसकी जमकर जी हुजूरी आप जैसे पैसे वाले लोग कर देते होंगे। तो क्या तू हमारी काबिलियत पर शक कर रही है लड़की? शक नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। मैं तो केवल आपको प्लीज डोंट माइंड मैडम जी, और आपके ज़माने में तो संशोधन के लिए नाम मात्र के टॉपिक रोके जाते थे, उसमें भी हाय तौबा हो जाती होगी। अरे यहाँ तो आरडीसी के वाइवा में सीधे सीधे टॉपिक रिजेक्ट होने का डर भी बना रहता है, और ऐसा भी हो रहा है आजकल। उन दोनों में लगातार गर्मा गर्म बहस हो रही थी और रमाबाई बेचारी चुपचाप मूक दर्शक बनी केवल सुनती रही। डरती थी मालकिन को कहीं कोई बात बुरी न लग जाए। वो पुष्पा को चुप कराने के लिए, अपनी बेटी को चुप कराने के लिए उसकी कमर में चुपके से चुकोटी भर रही थी कि इतने में मालकिन की लाडली बेटी रागिनी झूमती हुई वहाँ चली आई। उसे देखते ही मालकिन भी उत्साहित होकर बोल पड़ी, अरे बेटी रागिनी, तुम्हारा क्या हुआ? तुमने तो भी पीएचडी एंट्रेंस दिया था ना? क्यों रागिनी बेटी, तुमने भी तो पीएचडी एंट्रेंस दिया था ना? अपने कान में से मोबाइल फोन का ईयरफोन निकालते हुए वो बोली, हाँ मम्मा, वो मैं मेरा कब क्लियर नहीं हो पाया मम्मा। रागिनी ने कुछ झेपते हुए अपनी गर्दन झुकाकर जवाब दिया, लेकिन रागिनी के मुंह से इतना सुनते ही पुष्पा बीच में ही बोली, क्यों मैडम जी, आप तो कह रही थी कि वो तो सब पास हो जाते हैं एंट्रेंस में। चुप कर बेशर्म, चल घर चल। पुष्पा को एक तरफ खींचते हुए अपनी मालकिन से कुछ झेपते हुए रमाबाई धीरे से उसके कान में फुसफुसाई। फिर जल्दी से वे दोनों वहाँ से निकल पड़ी। मालकिन मैडम को समझ में नहीं आ रहा था कि तमाम सुख सुविधाएं पाने वाली उनकी लड़की एक एंट्रेंस नहीं निकाल सकी, और एक वो बस्ती में रहने वाली वो एक मामूली सी काम वाली बाई की लड़की पास हो गई। आखिर कैसे? समय धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता गया। पुष्पा तमाम जद्दोजहद करते हुए दिन रात की मेहनत करके पीएचडी के नए और कड़े नियमों के अनुसार निर्धारित सारे पड़ाव पास करके आगे बढ़ती रही। हालांकि इस प्रक्रिया में ही उसे लगभग 3 साल का समय लग गया था। अब इंतजार था तो बस आरडीसी की मीटिंग का। समय धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता गया। पुष्पा तमाम जद्दोजहद करते हुए दिन रात की मेहनत करके पीएचडी के नए और कड़े नियमों के अनुसार निर्धारित सारे पड़ाव पास करके पुष्पा आगे बढ़ती रही। हालांकि इस प्रक्रिया में ही उसे लगभग 3 साल का समय लग गया था। अब इंतजार था तो बस आरडीसी की मीटिंग का, जिसमें पीएचडी करने वालों की उनके टॉपिक पर मौखिक परीक्षा, यूनिवर्सिटी द्वारा आमंत्रित किए गए विषय विशेषज्ञों के अलावा यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा ली जाती है। तब आगे शोध करने की स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है। धीरे धीरे करके पुष्पा की भी बारी आई। टॉपिक पर उसका वाइवा ठीक रहा तो वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। कर्म करने के बाद फल की चिंता तो सबको रहती है। भले ही सत्संग में प्रवचन देने वाला बाबा ये कहता रहता है, फल की इच्छा मत कर बच्चा, तू तो कर्म किए जा। कर्म करने के बाद फल की चिंता तो सबको रहती है। भले ही सत्संग में प्रवचन देने वाले बाबा कहते हैं, फल की इच्छा मत कर बच्चा, तू तो कर्म किए जा। इसी तरह पुष्पा को भी फल की चिंता हो रही थी। आरडीसी के
वाइवा हुए। धीरे धीरे 4 महीने बीत रहे थे। पुष्पा को आरडीसी का टॉपिक स्वीकृति वाला लेटर यूनिवर्सिटी से नहीं आया था। उसकी चिंता हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा कर 2 बाबुओं से अक्सर पूछती रहती, तो टालम टोल करके उसे वहाँ से चलता कर दिया गया। सब काम सुस्ती से चल रहा था। अब न जाने क्या होगा, इसी सोच में डूबी जब वो बस्ती पहुंची तो देखा डाकिया एक खाकी लिफाफा दरवाजे पर फेंक गया है। वो लिफाफा यूनिवर्सिटी से ही आया था। उस लिफाफे को खोलते खोलते पुष्पा की दिल की धड़कनें स्टेशन से छूटने वाली किसी रेलगाड़ी की तरह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। उस लिफाफे के अंदर रखे खत को पढ़कर देखा तो पुष्पा सन्न रह गई, जैसे शरीर से सारा खून सूख गया हो। उसका टॉपिक रिजेक्ट कर दिया गया था। पुष्पा का टॉपिक रिजेक्ट कर दिया गया था। वह पत्थर के बुत की तरह खड़ी वहीं पर रह गई। पुष्पा को अच्छी तरह से पता था कि इस खबर से घर पर क्या होगा। पूरी बस्ती में मायूसी छा जाएगी, क्योंकि सबको पुष्पा से बहुत आशाएं थीं। सबको पता था कि यह लड़की पढ़ लिख कर इस बस्ती का नाम रोशन करेगी। पुष्पा की आंखों के आगे तो जैसे अंधेरा छा गया था, क्योंकि उसे खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब हो गया। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। लेकिन जब ये हुआ तो फिर न जाने ये क्या हो गया, कैसे हो गया। पागलों की तरह वह खुद से बातें करने लगी और कब तक आई घर घर जाकर उनका चूल्हा चकिया करती रहेगी। आई का मतलब उसकी माता। कब तक बापू मजदूरी की आग में अपने बदन को जलाता रहेगा। कब तक घर में खुशहाली नहीं आ पाएगी। कब आएगी घर में खुशहाली। हाय, आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। सोचा था जल्दी पीएचडी हो जाती तो किसी कॉलेज में पढ़ाकर आई, बापू को घर बिठा करके खूब सारा आराम कराऊं। लेकिन विधाता को ये क्या मंजूर था। तमाम व्रत रख करके इतनी सारी खुशबूदार अगरबत्तियों का धुआं किया था उसने अपने इष्ट देवी देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन आखिर में उसे क्या मिला। वो लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। इतना पैसा मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाने में खर्च करती तो उसके धुएं से घर में मच्छर तो न पनपते, छोटे भाई को मलेरिया भी न होता। पिछले महीने मरते मरते बचा था। अब वो पुष्पा को अपने सारे सपने, अपना वजूद, सारी योजनाएं उसी खुशबूदार धुएं में उड़ते से नजर आ रहे थे। वैसे कायदे से पीएचडी करने वालों की भलाई के लिए यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद के 3 टॉपिक पंजीकृत कराने वाले का नियम होना चाहिए, जिसमें से 2 टॉपिक आरडीसी की मीटिंग में रिजेक्ट करके शेष बचे 1 टॉपिक पर शोध करने की स्वीकृति तत्काल मिल जाए, जिससे शोध में होने वाला बेवजह का विलंब न होने पाए। अपने ही घर की दहलीज पर निराशा में सिर झुकाए वो खामोश बैठी थी। तभी मैं भी वहां पहुंच गया। हमेशा हंसती खिलखिलाती रहने वाली पुष्पा को मैंने इससे पहले कभी ऐसे मायूस नहीं देखा था। मैं धीरे धीरे चलकर उसके इतने करीब पहुंच गया था, उसे पता भी नहीं चला। उसकी आंखों में कुछ आंसू छलक आए थे। इस कदर मायूसी में डूबे हुए देख करके उसे हंसाने के इरादे से मैंने कुछ फिल्मी अंदाज में पुष्पा को पुकारा, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, आई हैड टीयर्स। और पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, आई हैड टीयर्स। तब मेरी आवाज़ सुनकर एकदम से सक पकाकर वह उठ बैठी। क्या बात है पुष्पा, मुझे कुछ बताओगी नहीं? मेरे सवाल के जवाब में कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, कुछ नहीं, बस चुपके से वो मेरी तरफ बढ़ा दिया था उसने। खत पढ़कर मैं भी सारा माजरा समझ गया था। आरडीसी रिजेक्ट हो गई। तब उसे तसल्ली देने के लिए मैंने उससे कहा, बस इतनी सी बात। अरे पगली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर बोझिल मन से वह दिखावे के साथ केवल हल्के से मुस्कुराई। फिर वो मेरे लिए मेरी पसंद की काली चाय बनाने के लिए
अपने घरेलू कामों में अपना ध्यान लगा करके अपने निराश मन की दिशा बदलने का असफल प्रयास करने लगी। आई बापू के भी आने का समय हो चला था, उनके लिए भी खाना बनाना था उसे। कुछ दिन बाद पुष्पा आगे की प्रक्रिया पूछने यूनिवर्सिटी जाने लगी, तो मुझे भी उसने अपने हाथ ले लिया। मैं पुष्पा के साथ चला तो और भी साथी मेरे साथ हो लिए और इस कदर कारवां बढ़ते बढ़ते यूनिवर्सिटी की डगर पर चल पड़ा। इस तरह तमाम चक्कर लगाते रहे, कभी साथी साथ होते थे और कभी नहीं भी। बदन से पानी सोख लेने वाली प्रचंड गर्मी में लू लपट भरे शुष्क मौसम के बीच बदन से गर्मी सोख लेने वाली बदन से गर्मी सोख लेने बदन से पानी सोख लेने वाली बदन से पानी सोख लेने वाली बदन से पानी सोख लेने वाली शुष्क भयानक प्रचंड गर्मी लू लपट भरे शुष्क मौसम के बीच यूनिवर्सिटी आना जाना बहुत अखरता था। उस पर एसी लगे बंद कमरों में बैठे अधिकारियों से मिलना, उनको अपनी बात समझाना, अपनी बात मनवाना टेढ़ी खीर था। ऐसे झंझटों के चलते पुष्पा ने तो पीएचडी करने का विचार ही त्याग दिया। वो तो मैंने उसे फिर से समझाया, तब वो फिर से कुछ कुछ करने को तैयार हुई। वैसे पुष्पा जैसे तमाम उन लोगों ने भी उस तरह नकारात्मक सोचकर ऐसा फैसला लिया होगा, वो लोग जो मेरे संपर्क में नहीं थे, लेकिन मुझे भरोसा था सब ठीक हो जाएगा। एक दिन फिर से यूनिवर्सिटी की ओर साथ चलते चलते रास्ते में मैंने पुष्पा से कहा, वैसे पुष्पा, ये आरडीसी की मीटिंग पीएचडी करने वालों और विषय विशेषज्ञों के बीच संवाद सेतु की तरह होना चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष बातचीत के जरिए टॉपिक पर आपसी चर्चा करके टॉपिक को रिजेक्ट करने की अपेक्षा टॉपिक को नई दिशा देने के बारे में अपनी मंशा जाहिर करते हैं। तुम्हारा क्या कहना है पुष्पा? हाँ, तुम सही कहते हो नीर, होना तो यही चाहिए जिससे टॉपिक रिजेक्ट होने के ही हालात न बने। उसने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ा, तब मैं भी चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा पुष्पा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी प्रवेश परीक्षा किसने ली? यूनिवर्सिटी ने। तुम्हें गाइड किसने दिया? यूनिवर्सिटी ने। तुम्हें टॉपिक किसने दिया? यूनिवर्सिटी के ही गाइड ने। और तुम्हारा टॉपिक किसने रिजेक्ट किया? यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने। हाँ। पुष्पा के सारे जवाब सुनकर मैं पेट पकड़कर जोर से हंसा। मुझे इस कदर ठहाके लगाते हुए देखकर वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाती हुई बोली, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो नीर? यही कि सब कुछ यूनिवर्सिटी ने ही तो किया है। इस कदर तुम्हारा टॉपिक रिजेक्ट करके यूनिवर्सिटी ने अब खुद अपने ही गाइड को और अपनी ही व्यवस्था को रिजेक्ट किया है, तुम्हें नहीं। इसलिए तुम अपना मन छोटा मत करो, समझी तुम पुष्पा? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन नीर, मैंने सुना है कि गाइड भी तो अपने अंडर में पीएचडी करने वालों को बेवजह परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, निजी काम कराते हैं, घरों में काम कराते हैं। मझधर में फंसा हताश शोधार्थी आखिर जाए तो जाए कहाँ? लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ पुष्पा, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। संसार में सभी तरह के लोग हैं। बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को नकारा नहीं जा सकता पुष्पा। मेरी ये बात सुनकर वो कुछ सोचने लगी। खैर कोई बात नहीं, अब चलकर सीधे बड़ी मैडम साहिबा से बात करेंगे। मैंने सुना है वो सूरत और सीरत दोनों की भली हैं, हमें ज़रूर कुछ मदद करेंगी, उनसे मदद ज़रूर मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो फिर खामोशी की गहरी खाई में उतर गई। लेकिन इसी बीच सवारी गाड़ी में बैठे बैठे किसी कवि की कुछ भूली बिसरी पंक्तियाँ याद आ गईं मुझे। स्वभाव से साहित्यकार होने के नाते तब मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। चलती गाड़ी में सभी सवारियों के सामने ही किसी पेशेवर शायर की नकल करते हुए कह उठा, अथक करो परिश्रम हल निकलेगा,
अथक करो परिश्रम हल निकलेगा, खोद गड्ढा गहरा जल निकलेगा। इतना सुनते ही पुष्पा सब कुछ भूल कर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लगा जैसे मेरा चलित काव्य पाठ सफल हो गया। और फिर वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आपसी बातचीत तमाम समस्याओं का हल होती है। यूनिवर्सिटी में कई चक्कर लगाने के साथ चर्चाओं के तमाम दौर चलते रहे, आश्वासन मिलते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब आश्वासन मजबूत भरोसे में बदल गया। पुनः आरडीसी की मांग करने का प्रयास सफल हो गया था। मैंने अपनी बात रखकर समस्या उजागर की और इस बारे में बड़ी मैडम साहिबा से आग्रह किया, तो पुष्पा जैसे और भी तमाम पीएचडी टॉपिक रिजेक्ट वाले पीड़ित साथियों का न्याय मिला। उनको भी पुष्पा जैसे और भी पीड़ित साथियों को न्याय मिला। पीएचडी टॉपिक रिजेक्ट जिनका हुआ था, दूसरी आरडीसी में बैठने का मौका मिला, जहां नई तैयारी के साथ सफल होकर के वो सब आगे बढ़े चले गए और अपने पीएचडी टॉपिक के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन पुष्पा का सपना भी जरूर साकार होकर रहेगा। पुष्पा का सपना भी जरूर साकार होकर रहेगा। पुष्पा का सपना भी जरूर साकार होकर के रहेगा। कृष्णकांत चौहान नीर ग्वालियर में ही रहते हैं। किसी को शोध कार्य में समस्या हो, थोड़ा मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस कर रहा हो, विषय चयन में समस्या हो, तो हमारे बड़े भैया कृष्णकांत चौहान नीर जी से मिल सकते हैं। वे हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी।